दोस्तों, जब हम पुअर कंट्रीज पर पावरफुल कंट्रीज द्वारा किए जाने वाले डैमेज की बात करते हैं तब हम जनरली यूएस और उसके एलाइज द्वारा किए गए वॉरफेयर्स और अटैक्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2003 में यूएस इन्वेजन या वियतनाम वॉर में हजारों इनोसेंट लोगों की मौत। लेकिन रिच कंट्रीज पुअर कंट्रीज के करोड़ों लोगों को एक और तरीके से ऑपरेस करती हैं। ये तरीका है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में पावरफुल कंट्रीज का सिग्निफिकेंट कंट्रोल और इस कंट्रोल से इमर्ज होने वाला इकोनॉमिक ऑपरेशन। आज के इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा दिए जाने वाले फंड्स और लोन्स कैसे पुअर कंट्रीज के लिए डेंजरस हो सकते हैं और कैसे ये लोन्स ऑपरेसिव हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, पाकिस्तान आज एक सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसके चलते वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $1 बिलियन का लोन लेने के प्लान्स में है। हालांकि आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच हुए रीसेंट टॉक्स इनकॉन्क्लूसिव निकले। पाकिस्तान ने ऑलरेडी पिछले साल $6 बिलियन के लोन लिए थे और इस साल वो कोरोना पैंडेमिक इंड्यूस्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आईएमएफ से लोन की डिमांड कर रहा है। लेकिन अक्टूबर 4 से अक्टूबर 15 के बीच हुए टॉक्स फेल हो गए, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने आईएमएफ द्वारा सजेस्टेड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है। ये इंसिडेंट हमें ये सवाल उठाने पे मजबूर कर देता है कि आखिर आईएमएफ, जिसका मैंडेट दुनिया के देशों की इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करना है, वो क्यों पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा है। आखिर क्यों आईएमएफ ऐसे स्ट्रिक्ट कंडीशंस को देशों के सामने रखता है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि ऐसे ही कंडीशंस आईएमएफ ने इंडिया के सामने 1991 क्राइसिस के वक्त भी रखे थे, जिसके चलते इंडिया को एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़े। भले ही एलपीजी रिफॉर्म्स लार्जली इंडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल रहे, लेकिन कौन से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने हैं और कब, ये तो हर देश का सोवरेन राइट है। कोई दूसरा देश अपने इन्फ्लुएंस से अपने फायदे के लिए ऐसे रिफॉर्म्स को फोर्सफुली इंपोज करे, ये किस हद तक सही है। तो चलिए आईएमएफ के प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझते हैं और कुछ ऐसे केस स्टडीज को देखते हैं जो बताते हैं कि कैसे आईएमएफ में बिग कंट्रीज के कंट्रोल के चलते पुअर कंट्रीज के लिए आईएमएफ के लोन्स डेंजरस हो जाते हैं। दोस्तों, आईएमएफ 189 मेंबर स्टेट्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जन्म 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त हुआ। आईएमएफ की फंडिंग मेनली कोटा कंट्रीब्यूशन से होती है, जिसमें आईएमएफ मेंबर्स अपना अपना कंट्रीब्यूशंस देते हैं। हर आईएमएफ मेंबर नेशन के पास एक असाइंड एनुअल कोटा अमाउंट होता है। ये कोटा उसकी इकोनॉमी की साइज के हिसाब से डिसाइड होता है। आईएमएफ में किसके पास कितने वोट्स होंगे ये भी देशों के कोटा पर डिपेंडेंट है, यानी जो जितनी बड़ी इकोनॉमी उसके पास उतने ज्यादा वोट्स। और यही सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते यूएस जैसे इकोनॉमिक सुपर पावर्स अपना कंट्रोल आईएमएफ में इंश्योर करते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो लार्जली आईएमएफ चीफ एक यूरोपियन होता है बाय कस्टम, और यूएस के पास इनफ वोट्स हैं कि वो कोई भी डिसीजन को वीटो कर दे। खैर, आईएमएफ का जन्म ग्लोबल एक्सचेंज रेट रेजिम्स को मैनेज करने के लिए हुआ ताकि इंटरनेशनल पेमेंट्स को सही तरीके से मैनेज किया जा सके। लेकिन 1973 में फिक्स एक्सचेंज रेट्स का सिस्टम कोलैप्स कर गया और आईएमएफ के रोल्स चेंज हुए। अब वो खुद को देशों के डेट क्राइसिस को मैनेज करने में भी इन्वॉल्व करने लगा है और उन्हें लोन्स प्रोवाइड करने लगा है। सुनने में तो ये पॉजिटिव बात लगती है कि आईएमएफ देशों को उनके डेट क्राइसिस से बाहर निकालने में मदद करता है, लेकिन इन रियलिटी आईएमएफ एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के डेवलपिंग और पुअर देशों के इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में इंटरवीन करने लगा है। ऐसा नहीं है कि आईएमएफ का रोल हमेशा नेगेटिव ही रहा है। उससे कई सारे क्राइसिस जैसे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस को सक्सेसफुली मैनेज करने का क्रेडिट भी दिया जाता है, जिसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन इस बात पर चर्चा कम होती है कि कैसे आईएमएफ का इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच कई देशों के लिए हानिकारक रहा है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे आईएमएफ का इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच गरीब देशों के लिए हानिकारक है। दोस्तों, फेमस नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट जोसेफ स्टिग्लिट्स अपनी किताब ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट्स में दावा करते हैं कि आईएमएफ दुनिया के कुछ पुअरेस्ट कंट्रीज के डेवलपमेंटल फेलियर का प्राइमरी कल्प्रिट है। उनका कहना है कि जब आईएमएफ लोन्स देता है तो वो लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, हाई इंटरेस्ट रेट्स और ओपन कैपिटल मार्केट जैसे रिफॉर्म की कंडीशन रखता है। ये बेसिकली एक तरीका है अमेरिकन मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म को एक्सपोर्ट करने का।
अमेरिकन एक्सपीरियंस से तो ये लगता है कि ये रिफॉर्म्स इकोनॉमी के लिए अच्छे होंगे, लेकिन दोस्तों ग्राउंड रियलिटीज हर देश के लिए अलग होती हैं और हर देश की इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री अलग तरीके से ऑपरेट होनी चाहिए। ऐसे में एक वेस्टर्न मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म को इम्पोज करना इम्प्रैक्टिकल हो जाता है और इसलिए जोसेफ स्क्लिट्स का कहना है कि इन सब कंडीशंस ने लोकल पॉपुलेशन और लोकल बिजनेसेस को कई गरीब देशों में डिस्ट्रॉय कर दिया। दोस्तों आईएमएफ का ये बिहेवियर नियो कॉलोनिज्म से भी कंपेयर किया जा सकता है, जहां रिच कंट्रीज अपने इन्फ्लुएंस को यूज कर अपने देशों की कंपनीज के फायदे के लिए पुअर कंट्रीज के मार्केट्स को ओपन करवाते हैं और दावा करते हैं कि ये सब गरीब देशों के बेनिफिट के लिए है। ये बेसिकली व्हाइट मैन्स बर्डन जैसा है। लोन ऑफर करते वक्त प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की कंडीशनैलिटीज आईएमएफ के किसी नोवेल मोटिव का नतीजा नहीं है, बल्कि आईएमएफ का यूज पावरफुल कंट्रीज अपने प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के फायदे के लिए करती हैं। पुअर कंट्रीज को पावरफुल डेवलप्ड नेशंस मार्केट और सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स की तरह देखते हैं, जहां उनके कॉर्पोरेट्स अपना प्रोडक्ट बेच सकें और उन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहां से रॉ मटेरियल ला सकें। याद करिए ब्रिटिशर्स इंडिया को कैसे इकोनॉमिकली ऑप्रेस कर रहे थे बाय टेकिंग रॉ मटेरियल्स एट लो कॉस्ट एंड सेलिंग देयर चीप प्रोडक्ट्स इन इंडिया एट लो कॉस्ट। ऐसा ही कुछ आज के भी कमजोर देशों के साथ होता है। ये एक पॉवर्टी ट्रैप है जिसे भुगत रहे देश काफी लेट रियलाइज करते हैं। दोस्तों मार्च 2019 में इक्वाडोर ने आईएमएफ के साथ $4.2 बिलियन लोन के लिए एग्रीमेंट साइन किए। हमेशा की तरह आईएमएफ ने इक्वाडोर पर भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कुछ कंडीशंस लगाए। तब के आईएमएफ चीफ क्रिस्टीन लगार्डे ने इसे एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म प्रोग्राम बताया, जिसका एम इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना और उसे स्ट्रॉन्ग, सस्टेन्ड और इक्विटेबल ग्रोथ की तरफ पुश करना था। लेकिन क्या ये सच है? आईएमएफ के कंडीशंस का एक पहलू ये था कि इक्वाडोर गवर्नमेंट को अपने बजट को लगभग 6% जीडीपी से कम करना था। इसको अचीव करने के लिए टैक्सेस को रेज करना था और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को मैसिवली कम करना था। नंबर से हटकर बात करें तो इस मूव का इम्पैक्ट ये हुआ कि इक्वाडोर को टेंस ऑफ थाउजेंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज को फायर करना था, टैक्सेस को इंक्रीज करना था जो पुअर्स पर बर्डन बढ़ा देता, और गवर्नमेंट द्वारा वेलफेयर स्कीम पर स्पेंडिंग को कट डाउन करना था, जिसके बेनिफिशियरीज मेनली गरीब होते थे। इमेजिन करिए कि इंडिया में मनरेगा जैसी स्कीम्स में अगर गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कम हो जाए तो उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा। इस मूव का ओवरऑल इम्पैक्ट ये हुआ कि इक्वाडोर की इकोनॉमी माइल्ड रिसेशन की तरफ चली गई। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्शंस के हिसाब से इक्वाडोर पहले माइल्ड रिसेशन की तरफ गया और कोविड के चलते डीप रिसेशन की तरफ। आज वहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और पॉवर्टी भी। इसके अलावा आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया कि ये रिफॉर्म्स इक्वाडोर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो को $5.4 बिलियन तक बढ़ा देंगे, लेकिन पिछले 3 साल में इक्वाडोर से लगभग $16 बिलियन का आउटफ्लो हुआ। ऊपर से रिसेशन के प्रोजेक्शन से कौन से फॉरेन इन्वेस्टर्स देश में आएंगे? रिसेशन को तो आईएमएफ खुद भी एक्सेप्ट कर रहा है। दोस्तों अगला एग्जाम्पल घना का है, जिसके नदर्न पार्ट्स में प्रॉस्परस राइस फार्मिंग कम्युनिटीज हुआ करती थीं, जिन्हें घना की गवर्नमेंट कई फार्मिंग सब्सिडीज प्रोवाइड करती थी। इस हेल्प से ये कम्युनिटीज घना में लार्ज स्केल में राइस प्रोड्यूस कर वहां की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती थी। लेकिन आईएमएफ ने घनाइयन गवर्नमेंट को कोई भी एक्स्ट्रा लोन देने से इनकार कर दिया जब तक घना किसानों को दी जाने वाली अपनी फार्मिंग सब्सिडीज को कट डाउन नहीं करता। इस कंडीशन का मेन पर्पस ये इंश्योर करना था कि घना अमेरिका जैसे देशों से राइस इंपोर्ट करे और अमेरिका के रिच फार्मर्स को फायदा हो। अब घना अपना मोस्ट ऑफ द राइस ह्यूज प्राइसेस पर हर साल इंपोर्ट करता है। इसके साथ साथ आईएमएफ के लोन्स और कंडीशन द्वारा क्रिएट की गई प्रॉब्लम ने एक विशियस साइकिल को जन्म दिया है, जिसके चलते कॉस्टली राइस को इंपोर्ट करने के लिए घना और लोन्स लेता जाता है और दिन ब दिन इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ता जाता है। साथ में नदन घना की राइस प्रोड्यूसिंग कम्युनिटीज आज काफी पुअर कंडीशंस में बिना किसी जॉब के जी रही हैं और यंग बॉयज और गर्ल्स घना के सदर्न पार्ट की सिटीज में जॉब्स की तलाश में माइग्रेट कर रहे हैं। कई क्रिटिक तो ये भी कहते हैं कि यूएस द्वारा कंट्रोल्ड आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस कई बार डेट कैंसलेशंस जैसे ऑफर देते हैं, लेकिन इन रियलिटी इसके पीछे और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कंडीशंस होते हैं। अगर कोई देश ये कंडीशंस नहीं मानता तो उन पर सैंक्शन जैसे टूल का इस्तेमाल कर उन्हें और ज्यादा कोर्स किया जाता है। तो क्या ये नियो कॉलोनियलिज्म से कम है? अगला केस है वेस्टर्न अफ्रीकन हेल्थ सिस्टम का आईएमएफ पॉलिसीज के चलते डिस्ट्रक्शन। कुछ एनालिस्ट का दावा है कि आईएमएफ पॉलिसीज ने कई देश जैसे बेनिन, बुर्किना फासो, कोटे दिवोर, गाम्बिया, घना, गिनिया बसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइगर, नाइजीरिया, सेनेगल, सीरिया लियोन,
और टोगो जैसे देशों के हेल्थ सिस्टम को काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। इन 13 कंट्रीज में लगभग 33 करोड़ लोग रहते हैं जो आईएमएफ पॉलिसीज द्वारा क्रिएटेड प्रॉब्लम्स के सबसे बड़े बेनिफिशियरी बने। वैसे तो वेस्ट अफ्रीकन हेल्थ सिस्टम पहले से कमज़ोर था, लेकिन इस कमज़ोरी को ठीक करने की बजाय आईएमएफ पॉलिसीज़ ने उन्हें और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। इन पॉलिसीज़ का एम भी लार्जली प्राइवेट हेल्थ केयर का प्रमोशन था। वैसे आईएमएफ ये आर्ग्यू करता है कि उसकी पॉलिसीज़ ने हेल्थ पॉलिसी को स्ट्रांग बनाया है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के थॉमस स्टब्स और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अलेक्जेंडर केंटिकेलिनिस आर्ग्यू करते हैं कि आईएमएफ की पॉलिसी रिफॉर्म्स ने एक्चुअली में वेस्ट अफ्रीका के हेल्थ सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है। इसका सबसे पहला कारण था आईएमएफ द्वारा इन स्टेट्स की गवर्नमेंट पर हेल्थ स्पेंडिंग पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना। दूसरा कारण था वेज और पर्सनल कैप्स के तहत पब्लिक हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और नर्सेस के रिक्रूटमेंट में लिमिट्स लगाना। इसका एक एग्जांपल था 2005 का घना का पब्लिक सेक्टर वेज बिल, जिसके चलते घना में नंबर ऑफ फिजिशियंस आधे हो गए। तीसरा कारण था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के नाम पर स्पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लोकल करप्ट गवर्नमेंट्स के हाथों में दे देना। ग्वीनिया में एक आईएमएफ मिशन ने ये रिपोर्ट किया कि ये टॉप डाउन इम्पोज डिसेंट्रलाइजेशन इनफेक्टिव और इनएफिशिएंट रहा, जिसके चलते हेल्थ केयर सर्विसेज डिटोरेट हुई। इन सब वजहों से आईएमएफ का वेस्ट अफ्रीका में प्रेजेंस सीरियस कंट्रोवर्सी का कारण रहा, स्पेशली 2014 के इबोला क्राइसिस के दौरान। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आईएमएफ की पॉलिसीज ने हेल्थ सिस्टम के फेलियर में कंट्रीब्यूट किया, जिसके चलते इबोला क्राइसिस और ज़्यादा खतरनाक हो गई। ये सब दिखाता है कि कैसे एंग्लो सैक्सन इकोनॉमिस्ट द्वारा डोमिनेटेड आईएमएफ वॉशिंगटन से एक टॉप डाउन अप्रोच के तहत पॉलिसीज को इम्पोज करता है और गवर्नमेंट्स के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता है कि वो लोकल सिचुएशंस के हिसाब से अपनी पॉलिसीज को मोल्ड कर सके। तो दोस्तों, ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे आईएमएफ जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में आज सीरियस रिफॉर्म्स की जरूरत है। कंट्रीज की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए ये जरूरी है कि आज आईएमएफ में वोटिंग सिस्टम को ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, ताकि पावरफुल कंट्रीज अपने फायदे के हिसाब से इन इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसीज को डिसाइड ना कर पाएं। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए एग्जांपल्स के अलावा क्या आपके पास और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे आईएमएफ की इन पॉलिसीज का लोन लेने वाले देशों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ा हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।